राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार सबको चौंका दिया। उड़ीसा में जब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो सब चौंक कर रह गए कि ये नया नाम कहां से आ गया। और जो नया मुख्यमंत्री बनाया गया उनका जो सफर था वो बहुत ग्राउंड से है। उनका नाम है मोहन चरण मांझी, और मोहन चरण मांझी जो हैं वो बीजेपी के बहुत ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी जो राजनीति थी वो सरपंच लेवल से शुरू की है। अब समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक सफर कैसा होगा। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि उड़ीसा की राजनीति जो है वो कितनी बदली है, और इससे पहले उड़ीसा में की राजनीति में कितनी स्थिरता आई है, और नवीन पटनायक क्या कर रहे हैं, नवीन पटनायक को लेकर क्या खबरें आ रही हैं, और जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उसे लेकर क्या चल रहा है। और ये तमाम बातें करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहले आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं इनके बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए। धन्यवाद नरेश। जैसा कि आपने कहा कि उड़ीसा की राजनीति में थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट था ये मोहन चरण मांझी, उनका जो है चीफ मिनिस्टर बनना, वो इसलिए सरप्राइज था क्योंकि एक एक ट्राइबल कम्युनिटी के नेता को जो है जो कि आप देखते हैं कि सोशल उसमें जो है स्ट्रक्चर में बिल्कुल किनारे की तरफ जो एक तरह से कह सकते हैं सेगमेंट सोसाइटी का होता है, उसके व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन देना ये बहुत बड़ी बात थी। डेमोक्रेसी की ब्यूटी भी आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जिस तरह से सभी एक जो वोटों का सबका मतलब एक होता है, उसी तरह से जो है हर लीडरशिप में जो है हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन देना भी उसकी खूबसूरती है। उसी सिलसिले से उसी तरीके से अगर हम देखें तो मोहन चरण मांझी का जो है सिलेक्शन जो है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के रूप में बनना, और उनके साथ में जो है उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना। आपको बता दूं का उड़ीसा की जो है वो संथाल कम्युनिटी से आते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि संथाल कम्युनिटी ने उनका जो है पारंपरिक रूप से स्वागत किया। लेकिन सर, इन सब के बीच में एक सवाल थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ कि मैं भी जब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मैंने देखा कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में अध्यापन का कार्य कर चुके हैं, वहाँ पर शिक्षक के तौर पर थे। तो क्या संघ से भी नज़दीकी होना उनको एक फायदा? जी, मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलें तो संघ का एक आनुषंगिक अंग है बनवासी कल्याण केंद्र। तो वो चाहे झारखंड हो या फिर इसी तरह के कई और स्टेट हो, उड़ीसा हो, जहाँ के जो ट्राइबल एरियाज में इन लोगों ने लगातार पिछले 50 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ट्राइबल अस्मिता को बचाते हुए उनके बीच में काम करते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, शिशु मंदिर और ये सब जो है जो संघ के स्कूल हैं उसमें बहुत एक्टिव हैं। उन लोगों ने बिल्कुल समाज से जो कटा हुआ सेगमेंट है उसके लिए सेवा करना। तो उसी का ये परिणाम है कि इस तरह के लोग जो है शिक्षा से, उसी संघ के परिवेश की शिक्षा से, वहाँ शिशु मंदिर से शिक्षा पाके, और उसके बाद उसी शिशु मंदिर में मैं कहूँगा कि वहाँ से आपको वो जो वहाँ के उन अंचल में जो टीचर्स होते हैं गुरुजी कहलाते हैं, आचार्य और गुरुजी कहलाते हैं। तो वो एक संघ के स्कूल में पढ़ाते भी थे, सरस्वती शिशु मंदिर में, वहीं पर लोकल एरिया में पढ़ाते भी थे। वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई ऐसा कहा जाता है, और पंचायत लेवल पे वो आए। उनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे, ये भी मैं आपको बता दूं। वो वहाँ से उनकी राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। और दूसरी बात बता दूं कि जो फ्रॉड तरीके से जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो है ट्राइबल्स का कन्वर्जन, आप देखेंगे कि उड़ीसा के जो उन ट्राइबल एरियाज में और भी देश के जो है ट्राइबल एरियाज में जो मिशनरीज द्वारा फ्रॉडुलेंट तरीके से मतलब प्रलोभन देके किसी तरह से कन्वर्ट कराना क्रिश्चियन कम्युनिटी में, जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, उसके बीच में इन्होंने जबरदस्त आंदोलन चलवाया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो मांझी साहब हैं उस एरिया में बहुत पॉपुलर नेता भी थे ट्राइबल कम्युनिटी में। और आपको बताऊं कि 21 में से तकरीबन 5 सीट जो है उड़ीसा में एसटी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी के तहत आती है। तो छोटे से स्टेट में इसका मतलब ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। और आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जब एनडीए की बैठक को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ 10 राज्य हैं। बीजेपी की सफलता के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि 10 राज्य हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पर एक अच्छी खासी प्रेजेंस रखती है, और उसमें से 7 स्टेट जो है बीजेपी के पास में है। तो उस कम्युनिटी के बारे में जब उन्होंने कहा था तो एक तरह से देखा जाए तो इशारा दे दिया था कि उस कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेशन वो उनके दिमाग में कहीं चल रहा है। इस बीच एक और बड़ा सवाल ये आता है कि जो उतना बड़ा प्रदेश तो है नहीं उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा में 2 उप मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है इसके? देखिए, उसमें मैं कहूँ कि जो एक उप मुख्यमंत्री हैं प्रवती परिदा जी, तो प्रवती परिदा जो है वहाँ की कम्युनिटी से, मतलब एक हिंदू कम्युनिटी से आती हैं। दूसरा एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बना दिया। और दूसरे जो हैं केवी सिंह देव, वहाँ का जो एक राजघराना है, उस मैं कहूँ कि राजघराना जो अर्सवाइल रॉयल फैमिली है,
पतनगढ़, पटनागढ़ ऐसे करके बोलांगीर जिले में जो है एक रॉयल स्टेट है, उससे आते हैं। तो वो लगातार उनके साथ एक्सपीरियंस है, वो कई बार के एमएलए हैं और वो एक्चुअली वेस्टर्न उड़ीसा का पार्ट है। अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने बैलेंस किया है कि वो जो वेस्टर्न उड़ीसा जो कि काफ़ी बैकवर्ड भी रहा है, बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट जो है आप कह सकते हैं कि वो जो तटीय इलाके जो हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं, बिकॉज कोस्टल एरियाज में जो है डेवलपमेंट दूसरे ढंग का है। तो इन सब एरियाज को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक सीनियर लीडरशिप को जो है उन्होंने लिया है। दूसरा, महिला रिप्रेजेंटेशन की भी बात आप जान ही रहे हैं कि महिला रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन लोगों ने उस सेगमेंट को, क्योंकि आप देखेंगे कई जो बीजेडी है, बीजू जनता दल ने एग्जैक्टली 10% यानी उन्होंने जो उससे ज़्यादा अपने यहाँ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो रीजनल लेवल पे राजनीतिक में जो है वहाँ के जो फैक्टर्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए, और महिलाओं की जिस तरह से बात करती बीजेपी ने इस बार अपने चुनाव में देखा होगा कि महिला रिप्रेजेंटेशन और महिलाओं का जो बढ़ चढ़ के बीजेपी के लिए वोट करना, प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है महिलाओं के बीच में बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि उनके लिए जो जिस तरह के प्रोग्राम चलाए गए हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी लीडरशिप में दिखना चाहिए। तो ये बात भी दिखती है कि उन्होंने सिर्फ उनसे वोट नहीं लिया है बल्कि उनकी एक लीडरशिप को भी एक तरह से प्रामाणिक कर दिया। आपने बीजेडी का भी जिक्र कर दिया है तो नवीन पटनायक की भी बात कर लेते हैं। नवीन पटनायक, सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि हार कर भी दिल जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हाँ, इसलिए और सर मैं अभी और थोड़ी बातें करना चाहता हूँ उनके बारे में। और दूसरी बात यह है सर, उनकी चर्चा खूब है, वो पॉपुलर नेता हैं, अभी भी वहाँ पर पॉपुलर हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य। क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने भी संन्यास ले लिया राजनीति से। नवीन पटनायक की भी उम्र लगभग काफ़ी हो चुकी है। ऐसे में कैसे पार्टी संभलेगी, कौन होगा उनका? देखिए, नवीन पटनायक के बारे में कहूँगा कि वो 5वां टर्म पूरा कर रहे थे इस बार, 24 साल से ऊपर हो गया था और 6ठे टर्म की ओर जा रहे थे। तो एक ऐसे नेता का जो लगातार जो कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न पृष्ठभूमि से आए थे, उनके पिताजी जो बीजू पटनायक की डेथ हुई तो उसके बाद जब वो भारत में आए और उन्होंने जो है उस लेगेसी को इनहेरिट किया, चीफ मिनिस्टर बने, तब वो पूरी तरह से एक तरह से अभी भी उतने कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं उड़िया बोलने में, लेकिन उड़िया जो संस्कृति के साथ में वहाँ को जो जिस तरह से उन्होंने आत्मसात किया वहाँ के साथ संस्कृति को, राजनीति में बिल्कुल रम गए और जिस तरह से बहुत बहुत मंझे हुए खिलाड़ी की तरह से उन्होंने बीजेडी को आगे बढ़ाया और अपने साथ में जो है अलायंस करते हुए शुरुआत के दौर में उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसके बाद में उन्होंने अलायंस तोड़ा और उसके बाद इंडिपेंडेंट तरीके से बीजेडी को जो है सत्ता में रखा और जो भी डेवलपमेंट के काम हो सकते थे उन्होंने किया। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के बीच में मैं कहूँगा उन्होंने जो राजनीति में शुचिता है उसको बनाए रखना, उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी उनको बड़े सम्मानीय तरीके से जब कभी भी मिले, इसके पहले तो उन्होंने किया और उस दिन वोट टेकिंग सेरेमनी में भी उनका सम्मान उसी तरह से बरकरार दिखा है स्टेज के ऊपर भी। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही तो उसमें आपको गिनाऊंगा कि जो बीजू जनता दल में जो संकट शुरू हुआ वो शायद पार्टी का इंटरनल फ्यूड भी है एक बड़ा कारण। इंटरनल फ्यूड इसलिए क्योंकि जो तमिल ओरिजिन के जो पांड्यन साहब जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो आईएएस थे, उन्होंने रिजाइन करके जब पार्टी ज्वाइन की और पिछले 10 साल से वो तकरीबन और ज़्यादा समय से उनके पीएस थे, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हुए, लेकिन वो पार्टी को जो है पीछे से जो लोग कह रहे थे कि वो एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे डिसीजन मेकिंग में भी, प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो जो पांडियन फैक्टर है, पांडियन फैक्टर बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। जिस तरह से पार्टी में लोग उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो नॉन कोऑपरेशन भी दिखा, क्योंकि वो जिस तरह से डिसाइड कर रहे थे, इवन बीजेपी के साथ बातचीत में भी जो अलायंस की बातचीत हो रही थी उसमें भी वो दिल्ली 2 बार आए। अच्छा। और बीजेपी टॉप लीडर्स की लीडरशिप के साथ उन्होंने डिस्कशन नहीं बन पाई, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने वहां पर अपनी उसमें एक फैक्टर और बताऊंगा, उसमें बीजेपी और उनके बीच में न बनने का एक कारण मनमोहन फैक्टर कहते हैं। मनमोहन के नाम पे आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे। मनमोहन वहाँ के स्टेट ओडिशा बीजेपी चीफ हैं जी। उन्होंने इस बात को स्कैटल किया, जो कार्डर्स को की तरफ से उन्होंने बिल्कुल वेहिमेंट स्टैंड लिया कि कहा कि साहब हम लोग इनके साथ अलायंस में नहीं जाएंगे क्योंकि इतने दिनों से हम लोगों ने विरोध किया। वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ जिसकी वजह से जो कार्डर में जो है री एनर्जाइज हुआ कि हम लोग अपने दम पे सरकार बनाएंगे। ये मनमोहन फैक्टर इसको उड़ीसा की राजनीति में कह रहे हैं। और एक उससे बड़ा फैक्टर है जो कि ओडिया अस्मिता जी। ओडिया अस्मिता की बात आई कि ओडिया अस्मिता को जो है तमिल ओरिजिन का आदमी कैसे वो करेगा। तो ओडिया अस्मिता वर्सेस
वर्सेस जो है ये पांडियन फैक्टर, ये दोनों ने बड़ा की रोल प्ले किया, जिसमें कि आप देखेंगे चुनाव की सभाओं के दौरान इवन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को इंगित किया कि एक तमिल ओरिजिन का आदमी, उन्होंने पांडियन के बारे में इनडायरेक्ट तरीके से जिक्र किया। अमित शाह ने तो डायरेक्टली अटैक किया कि तमिल ओरिजिन का आदमी ओडिया अस्मिता को कैसे संभाल पाएगा। तो ये कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है बीजेडी को हार का सामना करना पड़ा। वो भी उतनी हार नहीं है, 50 के करीब उनकी सीट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस बीच हमने ये भी देखा कि उड़ीसा की राजनीति में लंबे समय तक कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो लंबे वक्त तक उड़ीसा में बीजेपी की बात कर रहा हूँ सर, बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो लंबे समय तक उड़ीसा की राजनीति में जो बना रहा या जिसने नाम कमाया। हमने देखा दूसरे प्रदेशों में कि जो नेता रहे वो लंबे समय तक रहे और केंद्र में भी प्रभावी रहे, देश भर में नाम कमाया, लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ है। उड़ीसा में उसके अपने कारण है। देखिए बीजेपी ने जिस तरह से पहले नॉर्थ इंडिया की पार्टी के रूप में उभरी है, और बेसिकली आप उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए, बिहार में भी अभी लीडरशिप क्राइसिस है आप कह सकते हैं, बेसिकली उत्तर प्रदेश और इसके इर्द गिर्द जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान, दिल्ली के आसपास, इधर की तरफ जो उत्तर भारत की तरफ जो इसका एक तरह से उदय कह सकते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंशन का प्लान है वो, जैसे वेस्ट बंगाल में वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, इस बार उतनी सीट नहीं ला पाए लोकसभा में, लेकिन उसी ईस्टर्न एक्सपेंशन का ही पार्ट था जो उड़ीसा में अपने को जो है एक तरह से एक्सपेंड करना। चूंकि ट्राइबल पॉपुलेशन में बीजेपी के संघ ने, जो बीजेपी आरएसएस ने और उसके और जो अंग हैं, उन लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की थी, लगातार एक दशकों से मेहनत, 80 के दशक से ही आप कह सकते हैं कि उन लोगों ने लगातार मेहनत की। उसका परिणाम अब दिख रहा है, आप कह सकते हैं कि इस समय अब दिख रहा है। और इन्होंने ट्राइबल लीडरशिप जो दे के एक बड़ा काम किया है। एक तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल अपने जिस तरह से अछूत तरीके से होनी चाहिए उस रीजन की डिमांड्स को देखते हुए, तो ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त निर्णय है मैं तो कहूँगा। बिल्कुल सर। तो अभी इंतज़ार हमें, देखिए उड़ीसा की राजनीति पे हमने आज बात की और उड़ीसा की राजनीति जो है वो काफ़ी वर्षों तक जो था वो वहाँ पर नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद करीब ये 4 टर्म के बाद सरकार बदली, 5 टर्म के बाद करीब 25 सालों बाद सरकार वहाँ पर बदली। 24 साल कुछ महीने हो गए थे। अगर इस बार रहते तो 6वां टर्म होता और वो एक रिकॉर्ड तोड़ते। आपको बता दूं कि सिक्किम के पवन चामलिंग थे जो कि उन्होंने जो है 24 साल तकरीबन 100 कुछ दिन, जो 150 से ऊपर के आसपास किया था, यानी वो उन्होंने 5वां टर्म किया था और ये 5वां टर्म पूरा करके 6वें टर्म में जाने वाले थे। इस बार जीतते तो एक नया इतिहास बनता, लेकिन वो तो देखिए नया इतिहास बनते रह गया। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री नहीं बने क्योंकि उनकी बीजू जनता दल इस बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में किया और बीजेपी ने इस चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए 147 सीटें, बीजेपी की 147 सीटों में से 78 सीटें सर बीजेपी और 3 निर्दलीय विधायक जो हैं उनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी क्लीन मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास है। 21 में से 20 सीटें जीती, अच्छा प्रदर्शन था और फिलहाल जो है अच्छी स्थिति है राज्य सरकार में बीजेपी की और अच्छे से सरकार चल सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि उड़ीसा में जिस प्रकार से नवीन पटनायक की पॉलिटिक्स थी, उनके जो कामकाज थे, उनकी जो नीतियां थी, उनमें क्या बदलाव आता है या क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो देखना सर हमें बाकी है। लगातार पोल पंच में हम इसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं, रोजाना आप जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया.com।